नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब पर बात करने वाले हैं, मॉर्गन हाउसल की धन का मनोविज्ञान। हाँ, द साइकोलॉजी ऑफ मनी। बिल्कुल। और ये किताब अब एक बड़ी अनोखी बात कहती है कि पैसे के बारे में हमारे फैसले वो असल में गणित से ज्यादा हमारी फीलिंग्स, हमारे तजुर्बों पर टिके होते हैं। हाँ, मतलब लॉजिक से ज्यादा साइकोलॉजी। और यही समझना हमारा आज का मकसद है ना? हाँ, कि क्यों लोग बिल्कुल एक जैसी फाइनेंशियल सिचुएशन में भी पैसे को लेकर इतनी अलग सोच रखते हैं, और हम इससे क्या सीख सकते हैं अपनी लाइफ के लिए। सही। तो कहाँ से शुरू करें? शायद सबसे पहले इसी बात से कि पैसा एक एक इमोशनल चीज है। सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है ये। बिल्कुल। हमारी परवरिश, हमारा माहौल, जिंदगी के जो भी अनुभव रहे हैं, वो सब मिलकर पैसों को देखने का हमारा नजरिया बनाते हैं। और इसीलिए आप देखिए, कोई एक टिप या फॉर्मूला सबके लिए काम नहीं कर सकता। दो लोगों की कमाई भले ही सेम हो, हाँ, बचत कैसे करनी है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, कितना रिस्क लेना है, इस पर उनकी सोच एकदम अलग हो सकती है। वो तो पूरी तरह से उनकी पर्सनल हिस्ट्री पे बेस्ड है। सिर्फ उनकी पर्सनल हिस्ट्री पर बेस्ड। अच्छा। तो ये बहुत ही व्यक्तिगत मामला हुआ। लेकिन क्या हम गुजरे हुए वक्त से, मतलब इतिहास से सीखकर बेहतर फैसले नहीं ले सकते? ले सकते हैं, लेकिन एक लिमिट तक। किताब यही कहती है। देखिए, इतिहास हमें एक अंदाजा देता है, एक रेफरेंस पॉइंट, पर वो भविष्य का कोई पक्का नक्शा नहीं है। बहुत सही। दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है, ऐसी ऐसी चीजें हो रही हैं जो पहले कभी हुई। सही बात है। तो इतिहास से सीखना जरूरी है, बिल्कुल, पर उसे ये मान लेना कि आगे भी सब वैसा ही होगा, वो थोड़ा खतरनाक हो सकता है। बिल्कुल। और यहीं पर वो गलती की गुंजाइश वाली बात आती है, रूम फॉर एरर। गलती की गुंजाइश, इसका मतलब कि हम मतलब डर कर बैठ जाएं? नहीं, डर कर नहीं, बल्कि यथार्थवादी होकर। रियलिस्टिक। देखिए, जो कामयाब निवेशक होते हैं ना, हाँ, वो ये मानकर चलते हैं कि उनसे गलतियां होंगी। हो सकता है बाजार कुछ अजीब बर्ताव करे, या शायद उनका अपना मन बदल जाए। अच्छा। इसलिए वो हमेशा अपने प्लान में एक सेफ्टी नेट रखते हैं, एक मार्जिन, हाँ। ताकि अगर कोई छोटा मोटा झटका लगे या कोई फैसला गलत हो जाए तो पूरा प्लान चौपट ना हो। बिल्कुल, पूरा फाइनेंशियल सफर पटरी से ना उतरे। ये बात तो समझ आई। अच्छा, किताब ये भी कहती है कि दौलत बनाने के जो तरीके हैं, जैसे रेगुलर इन्वेस्ट करना, हाँ, कंपाउंडिंग का फायदा उठाना, हाँ, या कमाई से कम खर्च करना, ये सुनने में कितने आसान लगते हैं। सिद्धांत तो बहुत सीधे हैं, सिंपल, पर उन्हें सालों साल निभाना वो आसान नहीं है। क्यों? यहीं पर हमारा इंसानी स्वभाव आड़े आता है। डर लगता है, लालच आता है, सब्र नहीं रहता। हाँ, दूसरों को देखकर लगता है हम पीछे रह गए। बिल्कुल, वो तुलना करना। तो लंबे समय तक सही रास्ते पर टिके रहना ही वही असली चुनौती है। और यहीं पर बचत की अहमियत समझ आती है। बचत, लेकिन ज्यादातर बातें तो इन्वेस्टमेंट रिटर्न की होती हैं। हाँ, होती है, लेकिन हाउसल का तर्क है कि आप कितना बचाते हैं, आपकी सेविंग्स रेट, वो शायद आपके इन्वेस्टमेंट रिटर्न से भी ज्यादा जरूरी हो सकती है। अच्छा, कैसे? क्योंकि बचत आपको कंट्रोल देती है, फ्लेक्सिबिलिटी देती है। बाजार ऊपर जाए नीचे जाए, आपकी बचत आपको टिके रहने की ताकत देती है। इस पर बाहरी चीजों का असर कम होता है। ये एक अलग नजरिया है। किताब में टेल इवेंट्स का भी जिक्र है, ये क्या है? हाँ, टेल इवेंट्स मतलब वो बहुत रेयर लेकिन बहुत पावरफुल घटनाएं। जैसे इन्वेस्टमेंट की दुनिया में ज्यादातर जो बड़ा मुनाफा बनता है ना, वो कुछ गिने चुने बहुत अच्छे दिनों या कुछ बहुत सफल इन्वेस्टमेंट से आता है। बाकी टाइम तो मार्केट औसत सा रहता है। अच्छा। इसका मतलब ये हुआ कि आपको गेम में बने रहना पड़ता है लंबे समय तक, ताकि आप उन कुछ कमाल के दिनों या मौकों को मिस ना करें। अगर आप छोटी मोटी गिरावट से डर कर निकल गए तो वो बड़ा फायदा हाथ से निकल सकता है। एग्जैक्टली, आप वो बड़े मुनाफे से चूक सकते हैं। दिलचस्प है। और इसी से जुड़ा हुआ एक और कंसेप्ट है शायद, अदृश्य संपत्ति, इनविजिबल वेल्थ। हाँ, बिल्कुल, और ये बहुत बहुत गहरी बात है। देखिए, असली दौलत वो नहीं है जो दिखती है, जैसे महंगी गाड़ी, बड़ा घर। हाँ, वो तो अक्सर खर्चे का नतीजा होती हैं। असली दौलत तो वो है जो दिखती नहीं। मतलब वो पैसा जो आपने खर्च नहीं किया, जो इन्वेस्ट किया हुआ है, जो आपको क्या कहते हैं, फाइनेंशियल सिक्योरिटी देता है, आजादी देता है। लोग अक्सर बाहरी चमक दमक देखते हैं। हाँ, ये तो है। पर असली वेल्थ वो पर्दे के पीछे होती है, अदृश्य। और शायद वही असली लक्ष्य होना चाहिए, बाहरी दिखावा नहीं, बल्कि वो आजादी,
ये बात मुझे किताब की बहुत पावरफुल लगी। बिल्कुल बिल्कुल। हाउसल यही कहते हैं कि पैसे का सबसे बड़ा फायदा कोई स्टेटस सिंबल खरीदना नहीं है। तो क्या है? अपनी जिंदगी पर, अपने वक्त पर कंट्रोल पाना। ये सोचिए, सुबह उठकर आप ये तय कर सकें कि आज आपको क्या करना है, किसके साथ टाइम बिताना है। हाँ। यही तो असली दौलत है। हाँ। वो कुछ उदाहरण भी देते हैं कैसे बहुत अमीर लोग भी बस थोड़ा और के चक्कर में सब कुछ दांव पर लगा देते हैं और सब गंवा बैठते हैं। हाँ। और दूसरी तरफ साधारण लोग जो बस लगातार बचत करते रहते हैं, वो धीरे धीरे अच्छी खासी संपत्ति और स्वतंत्रता हासिल कर लेते हैं। हाँ। इसमें किस्मत का भी रोल होता है, वो भी मानना चाहिए। तो अगर इस पूरी बातचीत को हम समेटें तो क्या खास बातें निकल कर आती हैं? एक तो शायद ये कि अपने पैसे के फैसले अपनी सिचुएशन, अपने स्वभाव के हिसाब से लें, दूसरों को देखकर नहीं। सही कहा, बिल्कुल अपने हिसाब से। और दूसरी बात, सिंपल चीजों पर टिके रहें जो आप बार बार कर सकें। रेगुलर बचत, खर्च पर कंट्रोल, धैर्य रखकर इन्वेस्ट करना। अपनी भावनाओं को पहचानें, डर, लालच, इनके असर में फैसले ना लें। और थोड़ी विनम्रता रखें, क्योंकि भविष्य का किसी को नहीं पता। हमेशा वो गलती की गुंजाइश रखें। और हाँ, शायद ये सोचना बंद करें कि बस थोड़ा और कमा लूं। ये पता होना चाहिए कि आपके लिए काफी कितना है, इनफ। बिल्कुल। और उस आजादी पर फोकस करें जो पैसा आपको देता है, ना कि बस स्टेटस के पीछे भागें। सही है। अच्छा, इस सब के बाद एक सवाल है जो शायद सुनने वाले सोच सकते हैं। हाँ, बताइए। हम में से ज्यादातर लोग जानते हैं कि पैसे के साथ क्या करना सही है ना? बचाना चाहिए, सोचकर खर्च करना चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए वगैरह। हाँ, पता तो होता है। फिर भी ये जानना कि क्या सही है और असल में उसे लगातार करते रहना, इन दोनों के बीच इतना बड़ा गैप क्यों है? क्यों ये पर्सनल फाइनेंस की सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है? सोचने वाली बात है।